हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी पॉइंट। आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपको कहा था, चैप्टर 3 आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, प्रभावित करने वाले कारक एवं सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसको हम अपने दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में काफ़ी यूज़ करते हैं। बुद्धि एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है? मेनली लॉजिकल थिंकिंग के लिए होता है। अब अगर बुद्धि की बात की जाए तो इसको जो प्रयोग होता है मनोविज्ञान में, सामान्य अर्थ में नहीं होता है, विशेष अर्थ में होता है इसका जो प्रयोग होता है। ठीक है। प्रारंभ से ही मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की है। सबसे पहले बोरिंग ने इसकी एक परिभाषा प्रस्तुत की थी 1923 में, कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बोरिंग ने क्या कहा था? एक बहुत ही संकुचित अर्थ की परिभाषा दी थी कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। तो अगर इस बात को हम देखा है तो बुद्धि का मतलब क्या है? जीवन में बुद्धि क्या है कि सारी जिस चीज़ का प्रयोग हम अपने आम जीवन में करते हैं उससे संबंधित है। फिर अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो ये इंटेलिजेंस शब्द का हिंदी संस्करण है। किस शब्द का है? इंटेलिजेंस का। बुद्धि लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और लैगेरे से। तो इसका मतलब क्या है? अगर ओवरऑल हम देखें किसी कार्य स्थिति में, सबसे नॉर्मल आप एक बात याद रखिए बस, कि जितने उपलब्ध विकल्प हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही क्या है? बुद्धि। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो बुद्धि ने दी थी कि भाई ना, बुद्धि क्या है? जो मापता है वही बुद्धि है। इससे हमें बुद्धि का स्वरूप पता नहीं चलता, क्योंकि बुद्धि को मापने के लिए भी बहुत सारे परीक्षण हैं। तो किस परीक्षण के द्वारा किए गए माप को बुद्धि कही जाएगी? ये एक थोड़ा कन्फ्यूज़न का प्रश्न था। तो इसके बाद भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में परिभाषाएं दी। जैसे कि कोई भी चीज़ आती है, स्टार्टिंग में हम उसे कोशिश करते हैं डिफाइन करने की, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तब जाके चीज़ें डिफाइन हो पाती हैं। ओके। समायोजन की योग्यता के रूप में। अब यहाँ से आपको सब कुछ याद रखने वाली या नोट करने वाली बात है। प्रथम वर्ग में परिभाषा में बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो समायोजन के साथ में परिभाषा की गई है, उसमें फर्स्ट कौन सी है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की योग्यता है। क्वेश्चन कैसे बनता है इसका? समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि को किसने परिभाषित किया था? उसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें से उचित विकल्प, मान लीजिए उसमें से एक स्टर्न आ रहा है, तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि समायोजन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था? स्टर्न ने। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे वर्ग की परिभाषाओं में बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में फर्स्ट क्या था? सबसे पहले बोरिंग ने बहुत संकुचित अर्थ में कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है। सेकंड, समायोजन की योग्यता। और दूसरा वर्ड क्या है? कि सीखने की योग्यता। मैंने यहाँ पर एक एक मुख्य परिभाषा शामिल की है जो मेनली एग्जाम में आती है। तो इसमें दी है बकिंगम के अनुसार, बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। आगे चले। डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि अधिगम करने की क्षमता व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। है ना? कि आप क्या करते हैं? लाभ उठा पाते हैं एक्सपीरियंस से, अनुभवों से। है ना? अब ये देख लीजिए कि ये किसके अनुसार थी? पहला क्या था? संकुचित अर्थ में बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है। सेकंड, समायोजन करने की योग्यता, जिसमें हमने स्टर्न की परिभाषा पढ़ी थी। थर्ड क्या है? सीखने की, जिसमें बकिंगम और डियरबॉर्न। अब बीने के अनुसार, बीने के ने किस हिसाब से दिया है बुद्धि की परिभाषा? काफ़ी ज़्यादा ये वाला कथन आता है, ध्यान रखिएगा इसको। बुद्धि अवबोध पर आधारित खोज पर रखता है, जो तर्क करने और निर्णय करने से इंगित हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, आगे चलें। अब बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। वैसे तो बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक मेन वर्गीकरण दिया है जो किसने विभाजित किया था? E.L. थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान में इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है। तो इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अब इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगी।
सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय क्या होता है? सोशल इंटेलिजेंस, व्यक्तियों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से होता है। आप व्यक्तियों को कैसे समझते हैं? जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन समाज में अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते, लोगों से उनके रिलेशंस नहीं बैठ पाते, तो कहीं ना कहीं सामाजिक बुद्धि की क्या होती है? कमी। क्योंकि आपको सामाजिक संबंध बनाने हैं और बनाए रखने हैं, तो उसके लिए सामाजिक बुद्धि इम्पॉर्टेंट होती है। अब सामाजिक बुद्धि क्या करती है? समाज में व्यवहार कुशल बनाती है। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं? अच्छे नेता बनते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? आपके सामाजिक संबंध अच्छे होंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? एक अच्छे नेता में कौन सी बुद्धि का योगदान प्रमुख होता है? तो ऑप्शन क्या होगा सही? सामाजिक बुद्धि। आगे चलते हैं। स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। सो इसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। स्थूल बुद्धि क्या होती है? आप नॉर्मल डे बाय डे में जिसको यूज़ कर पाते हैं दैनिक जीवन में, तो ये स्थूल बुद्धि होती है कि आपको भौतिक समझ होनी चाहिए वस्तुओं का प्रयोग करने या उनको समझने में। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं? सफल व्यापारी। ठीक है, यानी आपको क्या होता है? डे बाय जो दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों में काम में आती है, वो कौन सी बुद्धि आती है? वो आती है स्थूल बुद्धि। यानी आप विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर पा रहे हैं, ये क्या होता है? स्थूल बुद्धि। नेक्स्ट है, स्थूल बुद्धि हो गई, ठीक है, भौतिकवादी होती है। अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? फर्स्ट हमने क्या कौन सी बुद्धि पढ़ी थी? सामाजिक, दूसरी स्थूल, थर्ड है अमूर्त बुद्धि, जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये क्या होता है? जो गणितीय संकेतों, शब्दों या लिखने पढ़ने से रिलेटेड जो बुद्धि होती है, अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता देती है, वो अमूर्त बुद्धि होती है। इसमें या तो दार्शनिक बनते हैं, कलाकार, चिंतक, वैज्ञानिक, उनको इस बुद्धि की जरूरत होती है। उनमें सामाजिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि का होना जरूरी नहीं होता, उनमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस काम करती है। आप गणित के सूत्र अच्छे से समझ पाते हैं, विज्ञान के सूत्र समझ पाते हैं, या कलाकार, अच्छे कलाकार हैं, चिंतक हैं। ठीक है, आगे चलें। अब बुद्धि की प्रकृति या विशेषताएं। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति किसी भी समस्या के समाधान तक खोज या स्थिति का प्रयास करता है। जितनी बुद्धि जिस इंसान में होती है, उसी अकॉर्डिंग वो समस्या को ढूंढ पाता है, समस्या के आगे कदम बढ़ा पाता है। सेकंड हमने पढ़ाई था, समायोजन करने की क्षमता भी बुद्धि ही देती है। आप कितना बेटर समायोजन कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का इसमें योगदान होता है। उद्देश्य पूरा करने के लिए भी, निर्णय लेने के लिए भी बुद्धि क्या होती है? काम में आती है। बुद्धि से विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन कर पाता है व्यक्ति, विभिन्न प्रकार की बातें सीख पाता है। होता है ना, बुद्धि के अनुसार ही आप लर्न कर पाते हैं। बुद्धि पर आसपास का वातावरण अनुकूल और विपरीत प्रभाव डालता है। अगर आपका आसपास का वातावरण अच्छा है तो आपकी बुद्धि सकारात्मक रूप से कार्य करेगी, और अच्छा नहीं है तो बुद्धि उतना कार्य नहीं करेगी, है ना। जैसा माहौल होता है उस पर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बुद्धि पर पर्यावरण का भी प्रभाव है। विभिन्न शोधों के निष्कर्षों से पता चलता है कि अच्छे माहौल में बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। अगर बच्चों को जैसी सराउंडिंग आप देंगे, उस अकॉर्डिंग क्या होता है? उसका IQ लेवल होता है। आगे चलते हैं। अब बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है अथवा अर्जित योग्यता है, ये एक प्रश्न है। अलग अलग वैज्ञानिकों की सोच इस पे अलग अलग है। अब बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक वंशानुक्रम है या वातावरण है, इस पे भी सबकी अलग अलग सोच है। अब इसमें क्या होता है? एक वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि वंशानुक्रम से, यानी आपके जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, हेरिडिटी का इम्पैक्ट होता है। और दूसरे बोलते हैं नहीं नहीं, वातावरण का इम्पैक्ट होता है। जो इस प्रकार का मतभेद है, यानी कोई कहेगा वंशानुक्रम से, कोई कहेगा वातावरण से, इसे कहते हैं नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी कहा जाता है। इसे प्रकृति या पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद क्या है? एक वैज्ञानिक ये कहते हैं प्रकृति ही निर्धारित करती है, यानी वंशानुक्रम निर्धारित करता है। और दूसरा क्या कहता है? पोषण, आप कैसा पोषण दे रहे हैं, कैसे नर्चर कर रहे हैं, वो प्रभावित करता है। अब इसमें पहला बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के बारे में जो बात कही जाती है उसमें सर फ्रांसिस गॉल्टन का नाम आता है। उन्होंने पारिवारिक इतिहासों का अध्ययन किया महान व्यक्तियों के, और पाया कि उनमें अनेक व्यक्ति क्या परस्पर रक्त संबंधी थे। उन्होंने इससे क्या कहा कि बुद्धि का एकमात्र कारक क्या है? जैवकीय वंशानुक्रम। और उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का बताया था।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये पाया कि जिनका उन्होंने अध्ययन किया, जितने महान पुरुष थे, कहीं ना कहीं वो क्या थे, रिलेटिव थे, ब्लड रिलेशन था। उन्होंने इस तरीके से थोड़ा बुद्धि पर प्रकृति पोषण का बताया कि प्रकृति बुद्धि पोषण, ठीक है, नेचर नर्चर इम्पैक्ट इफेक्ट ऑन द इंटेलिजेंस। तो उनका मानना ये था कि वंशानुक्रम से निर्धारित होती है। वातावरण, सेकंड इफेक्ट क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला वातावरण। इसमें क्या माना व्यवहारवादियों ने कि वातावरण भी प्रभावित करता है। विलियम्स का इसमें प्रमुख नाम आता है। उन्होंने वातावरण की महत्वता को सिद्ध करने का प्रयास करा। उन्होंने बताया कि अनुकूल वातावरण में ही मानसिक योग्यता का विकास होता है और अनुपयुक्त वातावरण में रहने से बुद्धि कुंठित हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने बुद्धि को क्या माना कि वातावरण निर्धारित करता है और वंशानुक्रम के महत्व को अस्वीकार कर दिया। अब बेंजामिन ब्लूम, सिगमंड एंजलमैन, क्लार्क एवं क्लार्क आदि वातावरणवादियों ने बुद्धि लब्धि पे किए गए अनुसंधान के आधार पर बुद्धि को किससे प्रभावित बताया, वातावरण से। उन्होंने क्या माना, क्या समय माना, जन्म से लेकर 4 वर्ष तक की अवधि में उत्तम वातावरण करके उपलब्ध करा के बालकों की बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है। यानी उन्होंने क्या बोला, इसमें टाइम पीरियड याद रखिएगा, जन्म से 4 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं, किसी बालक को अच्छा माहौल देंगे तो उसकी बुद्धि लब्धि उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट, अब जो सही है या जिसको मतलब पूरी तरह से माना जा सकता है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। अगर हम इन दोनों को पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि कुछ अनुसंधान तो वंशानुक्रम के पद से परिणाम दे रहे हैं और कुछ अनुसंधान वातावरण से निर्धारित होने का परिणाम दे रहे हैं। अधिकांश लोगों ने जन्मजात स्वीकार किया गया, लेकिन व्यवहारवादियों ने किसमें स्वीकार किया गया कि दोनों की अंतःक्रिया भी होती है। तो अतः वर्तमान समय में ये माना जा सकता है कि बौद्धिक विकास के लिए वंशानुक्रम भी उतना ही ज़रूरी है और वातावरण भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो अध्ययन किया गया तो जैव रसायन, प्रजनन शास्त्र, इन सब चीज़ों में, मनोविज्ञान आदि में आप देखेंगे तो आप हिस्ट्री भी देखेंगे, पहले हेरिडिटी वाइज भी देखेंगे और कैसा उसको वातावरण मिला है वो भी देखेंगे। आगे चलते हैं। अब बुद्धि के सिद्धांत, ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, इसका अलग से इसके बाद में पूरा एक क्लास आएगी जिसमें बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूरा डिस्कस रहेगा। आज तो मैंने आपको थोड़ा बुद्धि के बारे में बताना ज़रूरी समझा। अब बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, जो उसकी प्रकृति और संरचना का क्रमबद्ध स्पष्टीकरण देते हैं। अब बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनको नॉर्मली क्या है, कारकों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इन्हें बुद्धि के कारकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, आगे चलें। इन कारकीय सिद्धांतों के जो प्रतिपादक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, उनको 2 वर्ग में बांटा गया है, पिंडक वर्ग और विभाजक वर्ग। ठीक है, पिंडक वर्ग ने तो क्या माना है, उसको एक संगठित पिंड के रूप में, एक जैसे बॉल नहीं होती वैसे माना है, जबकि विभाजक ने क्या करा है, अलग अलग योग्यताओं के रूप में बुद्धि को देखा है। अब इसमें बुद्धि के प्रमुख कारकीय सिद्धांतों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। बुद्धि के प्रमुख कारकीय सिद्धांत, पहला है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, द्विकारक, 2 फैक्टर, बहुकारक, मल्टी फैक्टर, समूह कारक, ग्रुप फैक्टर, और जॉन गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय संरचना प्रतिमान और बहुबुद्धि का हावर्ड गार्डनर ने दिया है। तो इनके बारे में मैं अब डिटेल आगे लेसन लेके आने वाली हूँ, ध्यान से पढ़िएगा उसको, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक। ओके, थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपका सपोर्ट मुझे बताता है कि आपको कितना अच्छा लग रहा है और एनकरेज करता है आगे आपके लिए और टॉपिक्स लाने के लिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।